स्केल जो होता है वो इस तरह का होता है। इस पीएच स्केल में 7 पर जो होता है वो न्यूट्रल को दर्शाया जाता है, 7 जो है वो उदासीनता को दर्शाता है। और 7 के बाद अब बात देखते हैं आगे, कुछ पदार्थ हैं और जिनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले अम्लों की बात होगी, वही लेविस जिसके बारे में। तो आप ये 3 अलग अलग वैज्ञानिक थे, तीनों का अलग अलग कंसेप्ट रहा है अम्ल और भस्म के बारे में। तो मेरे बच्चे अर्हेनियस जो थे इनका कंसेप्ट जो था वो H+ और OH- पर बेस्ड है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं रजनीकांत सर लेकर के आया हूं आपके बीच में। चैप्टर है केमिस्ट्री का अम्ल, भस्म और लवण। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक शॉट के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी टॉपिक जो है वो छूटे नहीं, बल्कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वन शॉट में आप हमारे साथ जुड़िए और इस पूरे वीडियो को देखिए। इसके बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा गहराई से अपने सब्जेक्ट को तैयार करें तो आप जुड़िए हमारे साथ वीर बैच में, जो कि क्लास 10th के हिंदी माध्यम का बैच है। इसकी प्राइस जो भी है आपको दिखाई देती होगी और ऑफर में जो है ये 699 का बैच है। तो आप इस बैच के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और भी शानदार कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर, जिसको हम लोग कह रहे हैं अम्ल, भस्म और लवण। बच्चे, इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग समझने का यह प्रयास करेंगे कि अम्ल, भस्म और लवण, इस चैप्टर में 3 प्रकार की बात करी गई है। इसका मतलब जो है, किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण को अगर हम देखना चाहें, रासायनिक प्रवृत्ति या रासायनिक व्यवहार को देखना चाहें, तो किसी भी पदार्थ का रासायनिक गुण जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है। किस किस तरह का हो सकता है भैया? या तो अम्लीय हो सकता है, या क्षारीय हो सकता है, या फिर उदासीन हो सकता है। तो किसी भी पदार्थ के रासायनिक प्रकृति को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि इसकी जो प्रवृत्ति होगी इस रासायनिक पदार्थ की, ये कैसी होगी, अम्लीय होगी, क्षारीय होगी या उदासीन होगी। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला टॉपिक यही है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए, आपके सामने है वो टॉपिक क्या है। किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण होते हैं जिसे पीएच स्केल के द्वारा जाना जा सकता है। पीएच स्केल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पीएच स्केल जो होता है एक प्रकार का ऐसा स्केल है जिसके द्वारा हम पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को माप सकते हैं। ये एक पैमाना है। इसे हाइड्रोजन की क्षमता या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। पीएच का मतलब क्या कहा जाता है जी? पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है या पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में सबसे पहले 1909 में कार्लसबर्ग लैबोरेटरी के डेनिस जो है, जो डेनमार्क के रहने वाले थे, एक रसायन शास्त्री जिनका नाम था सोरेन पेडर, इन्होंने ही सबसे पहले, सोरेनसन ने, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था पीएच स्केल के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पीएच स्केल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इस पीएच स्केल में 7 पर जो होता है वो न्यूट्रल को दर्शाया जाता है, 7 जो है वो उदासीनता को दर्शाता है, और 7 के बाद 7 जो है वो उदासीनता को दर्शाता है। और ये सबसे लोअर वैल्यू, जिसको हम लोग एसिडिक या अम्लीय वैल्यू कहते हैं, और इसको हम लोग क्षारीय वैल्यू कहते हैं, 14 तक का इसका मान होता है। अब मेरे बच्चे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी पदार्थ के पीएच की गणना अगर हमको करनी हो तो ध्यान देंगे, किसी भी पदार्थ के पीएच की गणना हाइड्रोनियम आयन के सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। ऋणात्मक लघुगणक होने का मतलब क्या है मेरे बच्चों? लघुगणक कहते हैं लॉग को। लॉग जो है एक प्रकार का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक कैलकुलेशन होता है। तो ऋणात्मक लघुगणक होने का मतलब, अगर हम कहें कि पीएच कैलकुलेट करने का तरीका, पीएच की गणना कैसे करेंगे, तो -log⁻10 H3O का कॉन्सेंट्रेशन, या इसी को हम कह सकते हैं -log⁻10 H+ का कंसंट्रेशन, H+ की सांद्रता, इससे हम चाहें तो निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोनियम प्लस पावर ऑफ OH, ये पीएच प्लस पीओएच का मान जो होता है ये 14 के बराबर होता है। इसीलिए आपके पीएच स्केल पर भी जो वैल्यू दिखाई देती है वो कहां दिखाई देती है? 0 से 14 तक की वैल्यू दिखाई देती है। ध्यान रखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे मानव रक्त का पीएच मान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 7.4 होता है।
मनुष्य का जो लार होता है इसका पीएच मान जो है 5.8 से 7.5 के बीच में होता है। 5.8 होता है खाना खाने से पहले और 7.5 हो जाता है खाना खाने के बाद। दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.4 होता है। दही का पीएच मान जो होता है 4.5 से 5.5, मतलब ताजी दही जो होती है ताजी दही जो होती है उसका पीएच मान होता है 5.5, और जैसे जैसे वो एसिडिक होता जाता है, पुराना होता जाता है, उसका मान जो होता है घटने लगता है और इससे वो बन जाता है 4.5 तक चला जाता है। मेरे बच्चे, जो सिरका होता है, सिरका कहते हैं किसको भैया, तो ईख के जूस को लंबे समय तक अगर रख दिया जाए तो इसका पीएच मान जो होता है वो 3.0 के बराबर होता है। नींबू जो होता है, लेमन, इसका पीएच मान जो होता है वो 2.4 के बराबर होता है। समुद्री जल जो होता है, जो आपका समुद्र का पानी होता है, इसका पीएच मान 8.5 होता है। आंसू जो होता है, मनुष्य के आंसू, लोग कहते हैं कि इसमें भी अम्लीयता होती है, ये क्या कहते हैं, आंखों से तेजाब का बहना, तो उस आंसू का जो है पीएच मान 7.4 होता है। जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, मतलब जल जो है वो उदासीन होता है। NaCl जो आपका कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड जिसको टेबल सॉल्ट कहा जाता है, इसका पीएच मान भी 7 होता है, मतलब ये भी उदासीन होता है। शराब जो होता है मेरे बच्चे, एल्कोहल, इसका पीएच मान जो होता है 2.8 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। ध्यान रखेंगे, मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4, मतलब ये बदल गया, उलट गया। कैसे? 4.8 था, यहाँ 8.4 हो गया, ये याद रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, जो कि पेट के अंदर पाया जाता है, पीएच मान 1 होता है। अम्लीय वर्षा में जो अम्ल पाए जाते हैं, इसका पीएच मान जो होता है वो 5 होता है। टमाटर जो होता है, इसका पीएच मान 4.5 होता है। कोल्ड ड्रिंक का पीएच मान 6 होता है। कॉफी का पीएच मान जो होता है 5.0, और टूथपेस्ट जो हम लोग ब्रश करने के लिए सुबह सुबह यूज करते हैं, उसका पीएच मान जो होता है वो 8.0 होता है। इसका मतलब कि टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय नेचर का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। मेरे बच्चे, आगे टॉपिक की तरफ बढ़े कि एसिड कहेंगे किसको, तो अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलने पर H+ आयन को मुक्त करता है, और इसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है जी, खट्टा होता है, तथा धातु से अभिक्रिया करके यह हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। मतलब अगर हम HCl जो है इसको जल के अंदर घोलेंगे तो ये क्या करेगा, H+ आयन जो होगा वो जल के अंदर मुक्त करेगा, Cl- आयन भी मुक्त करेगा। इसी को हम लोग H+ एक्वस कह सकते हैं, Cl- एक्वस कह सकते हैं। या फिर अगर मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड तो बनाएगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को क्या करने लगेगा, मुक्त करेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। अम्ल होने के लिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल, भस्म और लवण के बारे में, अम्ल के बारे में तीन अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया था। कौन कौन से? अर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसके बाद अर्हेनियस ने बताया था, फिर इसके बाद ब्रोंस्टेड लोवरी ने बताया था, और तीसरा लेविस ने बताया था। ये 3 प्रकार के अम्ल के बारे में इन्होंने बताए थे। अम्ल के बारे में 3 वैज्ञानिकों ने बताया था। कौन सा? अर्हेनियस ने बताया था, इसके बाद ब्रोंस्टेड लोवरी ने बताया था, और इसके बाद तीसरा लेविस ने बताया था, वही लेविस जिसके बारे में। तो आप, ये 3 अलग अलग वैज्ञानिक थे, तीनों का अलग अलग कंसेप्ट रहा है अम्ल और भस्म के बारे में। तो मेरे बच्चे, अर्हेनियस जो थे, इनका कंसेप्ट जो था वो H+ और OH- पर बेस्ड था। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पर बेस्ड था। H+ आयन उसको कहेंगे, जिससे H+ आयन निकलेगा उसको हम लोग अम्ल कहेंगे, और जिससे OH- निकलेगा उसको क्षार कहेंगे। ध्यान रखिएगा, जल में घुलने के बाद जो पदार्थ OH- को मुक्त करेगा वो क्षार होगा, जल में घुलने के बाद जो पदार्थ H+ आयन को मुक्त करेगा वो अम्ल कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, अम्ल के कुछ गुण होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होता है जी, खट्टा होता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है, लाल बना देता है। अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज का रंग नारंगी कर देता है, पीले से गुलाबी में बदल देता है। मिथाइल ऑरेंज का रंग जो होता है नारंगी कलर का होता है या पीले कलर का, जिसको गुलाबी में बदल देता है अम्ल। ध्यान रखेंगे, अम्ल जो है फिनोल्फथालीन के गुलाबी रंग को रंगहीन कर देता है। फिनोल्फथालीन का रंग जो होता है वो गुलाबी रंग का होता है, जबकि अम्ल उसको क्या कर देता है जी, रंगहीन कर देता है। अम्ल जो होते हैं वो विद्युत का संचालन करते हैं। क्यों करते हैं भैया? क्योंकि अम्ल जो है वो आयन को
आयन को मुक्त करता है। जलीय विलयन में क्या होता है, वो विघटित हो जाता है, विखंडित हो जाता है। अम्ल पानी में घुलकर H+ आयन छोड़ता है, ये तो हमने अभी अभी कहा। और ये किस वैज्ञानिक ने बताया था, अर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था, अर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। अर्हेनियस ने बताया था कि जल में घुलने के बाद अम्ल जो होता है वो H+ आयन छोड़ता है। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो होता है वो बनाता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, अभी हमने करवाया है। अम्ल जो है कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, ये भी एक बात है। अम्ल जो है कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करेगा CO3-2 के साथ, तो फिर वो क्या करता है भैया, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करता है। अम्ल जो है क्षारकों के साथ जब अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है और साथ ही साथ जल का भी निर्माण करता है। ध्यान रखेंगे, अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इससे जल का निर्माण होता है और लवण का निर्माण होता है। तो ये अम्ल के कुछ भौतिक गुण हैं। अगर और भी ज्यादा गहराई से आप समझना चाहते हैं, इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, तो आप वीर बैच को ज्वाइन करिए, वहां और गहराई से हम पढ़ाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो है, इसमें हर एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए जी, अम्ल की कुछ विशेषताएं क्या है भैया। कुछ अम्ल जो होते हैं वो विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं, जैसे कार्बोनिक अम्ल जो होता है ये जहरीला होता है। कुछ हानिकारक अम्ल होते हैं, जहरीला होने का मतलब कि वो पॉइजनस होना, और हानिकारक होने का मतलब हार्मफुल होना। जरूरी नहीं है कि जो हार्मफुल होगा वो बहुत ज्यादा विषैला ही हो जाएगा। तो जो हानिकारक है उसकी बात करें, H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है भैया, तो हानिकारक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है, ये भी हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको आप कहते हो, ये भी हानिकारक होता है। कुछ अम्ल जो होते हैं वो विस्फोटक होते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल जो होता है, ये सब ब्लास्ट करने वाले विस्फोटक होते हैं। तो ये सब कुछ अम्ल की विशेषताएं हैं। अब बात करें कि अम्ल के प्रकार, तो अम्ल को कई प्रकार में बांटा गया है, आयनीकरण, वियोजन, विखंडन के आधार पर। अगर आयनीकरण की बात करें, इसी को वियोजन भी कहते हैं, इसी को विखंडन भी कहते हैं। इसके आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल अम्ल। कह रहे कि वह अम्ल जिनका पूर्ण विखंडन होता है जलीय विलयन में, उसको हम लोग क्या कहेंगे जी, प्रबल अम्ल कहेंगे। और ऐसा अम्ल जिनका आंशिक विखंडन होता है जलीय विलयन में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। जैसे आपका प्रबल अम्ल जो होगा वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, और दुर्बल अम्ल जो होगा वो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, मतलब CH3COOH, ये जो हो जाएगा एसिटिक अम्ल है, तो ये आपके दुर्बल अम्ल में आ जाएगा। स्रोत के आधार पर भी अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है खनिज अम्ल और एक होता है कार्बनिक या जैविक अम्ल। तो ऐसे अम्ल जो खनिज धातुओं, जिनमें खनिज धातुएं पाई जाती हैं, उसको खनिज अम्ल कहेंगे, खनिज अम्ल कहेंगे। जैसे मान लो अगर तुम बात कर रहे हो H2SO4 की, किसकी बात कर रहे हो, H2SO4 की, तो ये जो है खनिज अम्ल के कैटेगरी में आ जाएगा। और बात कर रहे हैं कार्बनिक या जैविक अम्ल, मतलब ऐसे अम्ल जो पेड़ पौधे या जीवों के द्वारा प्राप्त होते हैं, इनको जैविक अम्ल कहा जाता है, या फिर इनको कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। तो कार्बनिक अम्ल में क्या हो जाएगा जी, जैसे फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड का मतलब HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड जो होता है ये भी क्या है भैया, तो ये चींटी के काटने में, एंट बाइट में होता है। या फिर आप बहुत तरह के ऐसे अम्ल, जैसे टर्टरिक एसिड हो गया, ये कहां पाया जाता है, नींबू वगैरह में। इस तरह से आप कहोगे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल जो होता है ये कहां पाया जाता है, दही के अंदर पाया जाता है। तो ये सब अम्ल जो हो जाएंगे ये क्या कहलाएंगे जी, कार्बनिक अम्ल कहलाएंगे, जैविक अम्ल कहलाएंगे। अगर सांद्रता की बात करें तो सांद्रता के आधार पर भी अम्ल 2 प्रकार का होता है, एक सांद्र अम्ल होता है, एक तनु अम्ल होता है। ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा 90% हो, ऐसा अम्ल हो जिसमें अम्ल की मात्रा 90% हो और जल की मात्रा 10% हो, मतलब जिसमें जल कम हो लेकिन अम्ल ज्यादा हो, इस तरह के अम्ल का जो विलयन होगा इसको हम लोग कहेंगे सांद्र अम्ल। और ऐसा विलयन, ऐसे अम्ल का विलयन जिसमें जल की मात्रा 90% हो जाए, मतलब जल ज्यादा हो जाए और अम्ल की मात्रा मात्र 10% रह जाए, तो ऐसी स्थिति में जो आपका विलयन बनेगा उसको तनु अम्ल कहेंगे। वो क्या होगा, तनु अम्ल कहलाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये आपके किसके आधार पर हो गया जी, सांद्र और तनु, सांद्रता के आधार पर, मतलब अम्ल की मात्रा कितनी है, प्रतिशत को ही सांद्रता कहते हैं। पूरे विलयन के अंदर अम्ल का क्या प्रतिशत है और जल का क्या प्रतिशत है। तो जल का प्रतिशत जब सबसे ज्यादा होगा, अम्ल का प्रतिशत कम होगा, तो उसको तनु विलयन का तनु अम्ल कहेंगे। और जब अम्ल की प्रतिशतता ज्यादा होगी और जल का प्रतिशत कम होगा तो उसको हम लोग सांद्र अम्ल कहेंगे। बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि अम्ल का तनुकरण कैसे किया जाए। अम्ल को अगर मान लो अम्ल है और वो सांद्र अम्ल है तो उसको तनु कैसे बनाया जाए। तो कह रहे हैं कि अम्ल का तनुकरण करने से अम्ल में पानी की मात्रा बढ़ती है और द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है वो कम हो जाता है।
अगर किसी चीज का मान लो अम्ल का तनुकरण करना है, मतलब उसमें जल की मात्रा को बढ़ाएंगे तो अम्ल जो होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घुलने लग जाएगा, कम होने लगेगी उसकी प्रतिशत, क्योंकि जल का प्रतिशत आप बढ़ाते चले जा रहे हो। तो इससे क्या होने लगेगा, जल का प्रतिशत बढ़ने लगेगा और अम्ल का प्रतिशत जो होगा वो कम होने लगेगा। ध्यान रखेंगे, तनु अम्ल जो होता है वो अपेक्षाकृत कम सांद्रता वाले विलयन होते हैं। तनु अम्ल जो होते हैं एक प्रकार के ऐसे विलयन होते हैं जो सांद्र के अपेक्षाकृत जो होते हैं वो कम अम्लीय होते हैं। ठीक है जी। तनु अम्लों के उदाहरण जैसे मान लो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हो गया, इसको हम लोग कहेंगे तनु अम्ल। उसके बाद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, इसको भी तनु अम्ल कहेंगे। तनु एसिटिक अम्ल हो गया, इसको भी तनु अम्ल कहेंगे। जैसे मान लो नींबू जो होता है उसको एक गिलास पानी के अंदर निचोड़ के हम पीते हैं नहीं सुबह सुबह, तो वो नींबू का रस जो है जब ऐसे ही खाली नींबू का रस पियोगे तो वो क्या हो गया, सांद्र हो गया। लेकिन जैसे ही उसको पानी के अंदर निचोड़ दिया तुमने, एक गिलास पानी के अंदर एक नींबू को निचोड़ दिया, इसका मतलब उसकी अम्लीयता जो होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि जल की मात्रा एक गिलास है और नींबू में से एक गिलास थोड़ी ना रस निकला होगा, 1 चम्मच निकलेगा, अधिक से अधिक 1.5 चम्मच निकलेगा। तो 1.5 चम्मच तुम्हारा अम्ल है नींबू से निकलने वाला और तुम्हारा पानी की मात्रा कितनी है, 1 गिलास है, इसका मतलब कि वो तनु अम्ल हो जाएगा। अब बात देखते हैं आगे, कुछ पदार्थ हैं और जिनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले अम्लों की बात होगी। देखो ध्यान से, कुछ पदार्थों की बात करेंगे तो यहां देखो नींबू है, संतरा है, कच्चा अंगूर है, इसके अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। मेरे बच्चे सिट्रिक अम्ल का जो है सूत्र होता है C6H8O7। इसके बाद देखो इमली है, इस इमली के अंदर टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब जो होता है, जो एप्पल होता है, जो सेब होता है, इसके अंदर मैलिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी जो होती है उसके बाइट में जो होता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चाय जो होता है इसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय का जो रस होता है पेट के अंदर उसको HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी जो होती है उसमें स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। दही जो होता है इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही के अंदर जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। दूध में लैक्टोज पाया जाता है और वही लैक्टोज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। ध्यान रखेंगे। सिरका जो होता है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मानव मूत्र जो होता है इसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। नहीं, मानव मूत्र में क्या पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले टॉपिक की तरफ। भस्म जो होता है वो क्या है, ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है जी, कड़वा होता है तथा जल के साथ घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ध्यान रखेंगे, भस्म ऐसा पदार्थ होता है जिसका स्वाद भले ही कड़वा होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये जल में घुलेगा तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा, मतलब OH- आयन को मुक्त करेगा। कहां पे, जल के अंदर, एक्वस में जो होगा OH- आयन। क्षारकों का स्वाद जो होता है कड़वा होता है और उनका स्पर्श जो होता है वो साबुन के जैसा चिकना होता है। क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस एक प्रकार का लिटमस का एक पेपर आता है जिससे आप अम्ल और क्षार को पहचान सकते हो, अम्लीयता और क्षारीयता की जांच करते हो। ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि लाल क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। क्षार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और हाइड्रोजन प्रोटॉन स्वीकार कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, क्षार जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और हाइड्रोजन जो होता है प्रोटॉन को स्वीकार कर लेता है। आगे अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़े तो भस्म के लिए एक प्रॉपर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे कि भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है और जल के साथ मिलकर के हाइड्रोजन आयन देता है। ये एक लाइन में हो गया। भस्म के गुण की बात अगर करें तो भस्म जो है स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन करके लवण बनाता है। भस्म को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दोगे तो अम्ल को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, लवण का निर्माण करेगा और साथ ही साथ जल का भी निर्माण करता है। देखो अगर HCl को हम लोग, HCl जो है एक अम्ल है, क्या है HCl, यहां पर एक अम्ल है, और NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। इसी क्षार को हम लोग क्या कहते हैं जी, भस्म भी कहते हैं। भस्म का मतलब एक और दूसरा इसका नाम है जी, इसको क्षार कहा जाता है। तो HCl के साथ जब NaOH अभिक्रिया करेगा तो देखो यहां से H+ आयन निकलेगा, यहां से OH- आयन निकलेगा। ये H+ आयन और OH- आयन आपस में अभिक्रिया करके H2O का निर्माण कर देता है। अब बच जाता है इसमें कौन सा भैया, तो इसमें बच जाता है Cl-, ध्यान देना, इसमें बच जाता है Cl- और इसमें बच जाता है Na+। तो ये Na+ Cl- के तरफ आकर्षित होता है और NaCl का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, लवण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और ये इधर जल का निर्माण कर दिया। ध्यान रखेंगे कुछ विषैले भस्म भी होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब विषैले भस्म है।
कुछ भस्म जो होते हैं वो तीव्र नाशक होते हैं, जो चमड़े को जला देते हैं, बहुत जल्दी से किसी भी चीज को जला देते हैं, मतलब कोरोसिव नेचर के होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब तीव्र नाशक भस्म होते हैं, मतलब अगर किसी चीज पे गिर जाए तो उसको जला देते हैं। चमड़ा वगैरह के जूता पे भी गिर जाए तो उसको भी जला देता है। अम्ल तथा भस्म का पता लगाने के लिए सूचक, कई प्रकार के सूचकों का प्रयोग किया जाता है, जिसको इंडिकेटर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सूचकों को क्या कहा जाता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको अम्ल या भस्म में डालने पर क्या करता है वो, कि अम्ल के कारण अपने रंग को बदलने का प्रयास करता है, या किसी तरह का स्मेल जो है वो मुक्त करने का प्रयास करता है। ऐसे पदार्थ से पता चल जाता है कि पदार्थ जो है वो हमारा क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। इसी को हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। सूचक का मतलब क्या होता है जी? सूचना देने वाला। सूचना देने वाला। तो मेरे बच्चे, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो ये सूचना दे सकते हैं कि हमारा जो विलयन है वो अम्लीय है कि क्षारीय है या उदासीन है? तो मेरे बच्चे देखिए, सबसे पहला सूचना देने वाला मटेरियल जो है वो है लिटमस पत्र, जिसको लिटमस पेपर आप कहते हो। दूसरा जो है वो मेथिल ऑरेंज है। तीसरा जो है, अगर हम बात करें नेचुरल की, प्राकृतिक की, तो हल्दी हो गया। चौथा जो है वो आपका चुकंदर हो गया। लाल गोभी का पत्ता हो गया, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जिसको आप कहते हो। तो ये हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन सबों को हम अलग अलग तरीके से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, लिटमस पत्र जो होता है, लिटमस का पेपर, ध्यान दीजिए, लिटमस पत्र एक प्रकार का रासायनिक सूचक है जो थैलोफाइट वर्ग के, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पौधे के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि थैलोफाइट एक अलग तरह का किंगडम होता है पौधों में। थैलोफाइट वर्ग के लाइकेन पौधे से, किससे बनता है भाई? लाइकेन पौधे से निकाला गया गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होता है। उदासीन एक प्रकार का अर्क होता है ये, ठीक है जी। कह रहे हैं कि फिल्टर पेपर के टुकड़े को लिटमस के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में डालकर सुखा लिया जाता है। फिल्टर पेपर का जो टुकड़ा होता है, फिल्टर पेपर समझते हो, जिससे हम लोग लेबोरेटरी के अंदर किसी चीज को छानने का काम करते हैं, उसको फिल्टर पेपर कहा जाता है। बहुत पतला होता है। तो उसी फिल्टर पेपर को क्या करते हैं हम लोग, कि लिटमस का जो अम्लीय विलयन होता है और जो क्षारीय विलयन होता है उसमें डाल दिया जाता है। भीग गया, भीगने के बाद उसको क्या कर लिया जाता है? सुखा दिया जाता है। तो सुखाने के बाद वो दो कलर में बदल जाता है, किसमें? लाल में और नीला में। तो सुखा लिया जाता है, जिसमें लाल तथा नीला लिटमस पत्र जो होता है वो मिल जाता है। नीला लिटमस पत्र किसी भी अम्लीय विलयन को लाल कर देता है, अम्लीय विलयन में जाता है तो लाल कर देता है। नीला लिटमस जो सूख करके बना तुम्हारा, नीला बना और लाल बना, दो प्रकार का बना। उसमें से जो नीला वाला होता है, नीला वाला जो कलर आया पेपर के ऊपर, उसको क्या करोगे, अगर अम्ल के अंदर डालोगे तो उसको क्या कर देगा जी? नीला वाला जो है वो लाल कलर में बदल जाएगा। और लाल लिटमस पत्र को अगर तुम क्षारीय विलयन में डालते हो तो वो किस कलर का हो जाता है जी? नीले रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? नीले रंग का हो जाता है। तो ये टेस्ट करने का तरीका है। जब आपको क्लासरूम में एक्सप्लेन करेंगे तो और ज्यादा इलेबोरेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली चीजों को आपको समझाएं, सामने मटेरियल ला करके आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसे वो अपना रंग बदल रहा है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे देखिए, दूसरा जो है आपके पास सूचक वो कौन सा है? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो होता है पीले रंग का द्रव होता है, जिसमें अम्लीय विलयन में, जिसको अम्लीय विलयन में डालने पर क्या कर देता है? विलयन को विलयन लाल हो जाता है। मेथिल ऑरेंज किस तरह का होता है भैया? ध्यान रखिएगा, पीले रंग का होता है और अम्ल में डालने पर यह क्या हो जाता है जी? लाल हो जाता है। और क्षार विलयन में डालने पर क्या हो जाता है? विलयन जो होता है वो रंगहीन हो जाता है। पहले किस रंग का था? पीले रंग का। अगर पीले रंग से ये लाल में कन्वर्ट हो गया तो आप उसको कहिएगा क्या कि भैया ये अम्ल के अंदर है। अगर पीले रंग से उसका पीला रंग भी गायब हो गया किसी विलयन के अंदर डाले तो आप कहिएगा कि ये कौन सा विलयन है भैया? तो ये क्षार के अंदर गया है, तभी ये रंगहीन हो गया। क्षारीय विलयन पर डालने पर विलयन जो होता है वो गुलाबी रंग का हो जाता है। ध्यान रखिएगा। हल्दी, अब इसके बाद बात करते हैं तीसरा हल्दी का। तो हल्दी जो होता है वो अम्लीय विलयन डालने पर, अम्लीय विलयन में डालने पर विलयन को पीला कर देता है, तथा क्षारीय विलयन में डालने पर विलयन को क्या कर देता है जी? भूरा कर देता है। कैसा कर देता है? भूरा कर देता है हल्दी। तो आप ध्यान रखिएगा, हल्दी को अगर अम्लीय विलयन में डालिएगा तो विलयन को कैसा कर देगा? पीला। और क्षारीय विलयन में डालिएगा तो कैसा कर देगा? लाल या भूरा। तो एक बात सोचो, जो चूना होता है, जनरली घर में कभी चोट लग जाता है तो मम्मी कहती है क्या कि इसको हल्दी चूना लगा दो। ध्यान दिए, तो चूना जो होता है वो किस नेचर का होता है भैया? चूना जो होता है वो क्षारीय नेचर का होता है। कैसा होता है? क्षारीय नेचर का होता है। क्षारीय
जो होता है उसका गुण होता है। उस क्षार के साथ हम क्या करते हैं जी, हल्दी जैसे ही मिलाते हैं तो भूरे रंग का हो जाता है। कलर कौन सा हो जाता है उसका, जैसे लगता है कि जो लोहे के ऊपर जंग का रंग होता है ना, जंग जो होता है लोहे पर लगा हुआ, तो उसके मूर्छा के कलर का हो जाता है। इसी को हम लोग कह रहे हैं लाल भूरा रंग, मतलब रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, चुकंदर जो होता है इसकी बात करें। चुकंदर अम्लीय विलयन को लाल कर देता है, लाल प्रॉपर नहीं करेगा, लाल बैगनी कर देता है, और क्षारीय विलयन को पीला कर देता है। क्षार के अंदर अगर आप चुकंदर को डालोगे तो कैसा कर देगा, पीला कर देगा। चुकंदर समझते हो, बीट, चुकंदर का मतलब बीट, जो कि हम बाजार से खरीद के लाते हैं, लाल लाल होता है, उसको काटोगे तो पूरे हाथ में लाल लाल लग जाएगा, वो चुकंदर एक तरह का सब्जी है। तो अब दूसरा बात करते हैं, लाल गोभी का पत्ता अम्लीय विलयन को लाल बैगनी कर देता है तथा क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। ये आपके सूचक थे, इन सूचकों के द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि पदार्थ जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। कंटेंट जो है अगर और बेहतर चाहिए और गहराई से इसको समझना है, एक लंबे क्लास में आपको समझना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ज्वाइन करना होगा कौन सा बैच, वीर बैच आपके 10th क्लास का चल रहा है। उसमें मैं एक एक चीज को प्रैक्टिकल के थ्रू समझाने का भी प्रयास करता हूं। आगे देखेंगे मेरे बच्चे, हम बात कर रहे हैं घ्राण सूचक की। घ्राण सूचक का मतलब होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, OLFACTORY, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहने का मतलब क्या है, ये ओडर बेस्ड होता है। क्या होता है, ऑर्डर बेस्ड। ऑर्डर बेस्ड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल बेस्ड। स्मेल समझते हो ना, गंध बेस्ड, गंध, गंध को ही हम लोग कह रहे हैं घ्राण, सुगंध, सुगंध। घ्राण सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। मतलब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको अम्ल में डालोगे तो उनका सुगंध बदल जाएगा। ठीक है जी, किसका, अम्ल का सुगंध बदल जाएगा या उस पदार्थ का, तो पदार्थ का सुगंध बदल जाएगा। जैसे कुछ पदार्थों के नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। इन पदार्थों का इस्तेमाल प्रयोगशाला में अम्लीय या क्षारीय घोल की पहचान करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को घ्राण अनुमापन कहते हैं, इसको घ्राण अनुमापन कहा जाता है। इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, कौन कौन सा चीज जो है वो घ्राण अनुमापन में यूज किया जाता है या घ्राण सूचक हो सकता है। तो मेरे बच्चे, प्याज का रस जो होता है, प्याज जो होता है ना, घर में जो हम लोग ओनियन खाते हैं, प्याज, इसका जो जूस होता है वो, या फिर लौंग का जो तेल होता है, लौंग होता है ना जो आप ठंडी के दिन में खाते हो खांसी वगैरह होने पर, वो लौंग, उसका तेल आता है, लौंग का तेल हो गया, या वेनिला हो गया, वेनिला का जो एसेंस यूज किया जाता है केक वगैरह बनाने के लिए या फिर कुल्फी बनाने के लिए जो वेनिला यूज किया जाता है, ये भी क्या है, घ्राण सूचक है। घ्राण सूचक मतलब इसका सुगंध अम्ल और क्षार में अलग अलग होता है। ठीक है जी। अब देखिए, घ्राण सूचक का काम करने का सिद्धांत क्या होता है। जब किसी घ्राण सूचक में अम्ल या क्षार मिलाया जाता है तो क्षार में इसकी गंध अलग आती है, जबकि अम्ल में गंध एक जैसी रहती है। ये एक तरीका हो गया अम्ल और क्षार को पकड़ने का। प्याज का पेस्ट या रस जो होता है, क्षार के साथ मिलाने पर अपनी गंध खो देता है। प्याज का जो पेस्ट होता है या प्याज का जो रस होता है वो बड़ा बेतरह महकता है, बहुत बेकार महकता है, नहीं खाली प्याज का रस रहेगा तो। लेकिन कह रहे हैं क्या कि प्याज का रस अगर क्षार के साथ मिलाओगे तो प्याज वाला गंध जो होता है वो खत्म हो जाता है, प्याज का स्मेल आएगा ही नहीं, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें प्याज का रस भी डाला गया है। बात समझ रहे हो। तो अगर 2 विलयन है तुम्हारे पास, ए और बी, और एक में अम्ल है एक में क्षार, तुमको पता नहीं है कि किसमें अम्ल है किसमें क्षार है, तो दोनों में क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग डालेंगे प्याज का रस। दोनों के अंदर जब प्याज का रस डालेंगे और उसके बाद सूंघने का प्रयास करेंगे ऊपर से ही, किसको सूंघने का, वो विलयन को सूंघने का। जिसके अंदर से प्याज का रस नहीं स्मेल होगा, हम समझ जाएंगे वो क्या है, क्षार है। क्योंकि क्षार के अंदर प्याज का रस मिलाने पर प्याज का रस अपना गंध खो देता है, जबकि अम्ल के साथ अपना गंध नहीं बदलता। और अम्ल जो होगा उसके अंदर प्याज का रस का स्मेल आएगा कि प्याज जैसा है, तो पता चल जाएगा। खट्टी गंध आने का मतलब है कि पदार्थ अम्लीय है। हल्का कड़वा गंध आने का मतलब है कि पदार्थ जो है वो क्षारीय है। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्षार के रासायनिक गुण की बात करें तो क्षार के जलीय विलयन विद्युत अपघट्य की तरह काम करते हैं। क्षार को जब जल के साथ घोला जाता है तो वो भी OH+ आयन, OH- आयन को मुक्त करता है, और इसका भी जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। क्षारों के साथ अम्ल मिलाने पर क्षार अपनी क्षारीयता को खो देते हैं। क्षारों के साथ जब अम्ल को मिलाइएगा तो ये भी क्या करेगा, अपनी क्षारीयता खो देगा और लवण का निर्माण कर देगा। क्षार और अम्ल की बराबर मात्रा मिलाने पर उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है
और लवण तथा जल का निर्माण होता है। ध्यान रखें, क्षारों के साथ धातुओं की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस जो होती है वो मुक्त होती है। क्षारों के साथ अधातु ऑक्साइड की प्रतिक्रिया होने पर नमक और पानी का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। क्षारों के साथ अमोनिया लवण गर्म करने पर अमोनिया गैस बनता है। अमोनियम लवण को अगर क्षार के साथ गर्म करिएगा तो अमोनिया गैस बनता है, NH3 बनता है। अमोनियम लवण का मतलब NH4 प्लस जो हो गया अमोनियम आयन हो गया, और अमोनिया गैस का मतलब क्या हो गया भैया, NH3, ये अमोनिया गैस है। ध्यान रखेंगे। क्षारों के कुछ उदाहरण देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि इत्यादि। ये सब के सब क्या है, क्षार है मेरे बच्चे। ये सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं। कुछ क्षारों के रासायनिक व्यावसायिक नाम और रासायनिक सूत्र का उपयोग, उसका देखिए भैया क्या है। कुछ क्षारों के हमने रासायनिक व्यावसायिक नाम लिख दिए, रासायनिक नाम भी लिखे, व्यावसायिक नाम भी लिखे हैं, इनका रासायनिक सूत्र भी लिख दिया है और इनका उपयोग कहां कहां होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है मेरे बच्चे, इसी को हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। इसका प्रयोग साबुन बनाने में होता है, कृत्रिम फाइबर बनाने में होता है, पेपर इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है मेरे बच्चे, इसको कास्टिक पोटास कहा जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH कहते हैं। ये मुलायम साबुन बनाने के लिए, जैसे मान लो तुम लोग घर में यूज करते हो डव, पियर्स, ये सब साबुन बनाने में, निकेल आयरन की बैटरी बनाने में, या फिर सोखने वाले CO2 बनाने में। भैया सोखने वाला CO2 जो होता है उसको भी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम मिल्क कहते हैं। मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस होता है। या इसका यूज करते हैं एंटी एसिड दवा बनाने में, मतलब गैस वगैरह पेट के अंदर जब बन जाता है, एसिडिटी जब हो जाती है, तो इसकी दवा बनाने के लिए हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब आप बताइए कि इसके लिए आप कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं। हम जनरली मार्केट में जो अब आप रहते हैं तो एक प्रकार का वो पाउडर आता है, उसको क्या कहते हैं, आप लोग नाम बताएंगे, कौन सा पाउडर होता है, पानी के अंदर उसको घोल करके पिया जाता है। नहीं जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको स्लैग लाइम कहा जाता है, ध्यान दीजिए। और इसको CaOH का होल ट्वाइस ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। घर की पुताई के लिए, उजाला रंग और कार्बन डाइऑक्साइड की जांच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही कहते हैं और इसको NH4OH कहेंगे। इसका प्रयोग करते हैं ग्रीस हटाने के लिए या ड्राई क्लीनिंग में। ग्रीस जो होता है, अगर किसी चीज के ऊपर ग्रीस का धब्बा लग जाए, ग्रीस समझते हो, गाड़ी के चक्का वगैरह में डाला जाता है, तो ग्रीस हटाने के लिए, ग्रीस का कलर हटाना हो तो उसके लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि बढ़िया बढ़िया जो महंगे महंगे कपड़े होते हैं उसको ड्राई क्लीनिंग में भेजा जाता है। ड्राई क्लीनिंग जो होता है वो आपका धोबी के यहाँ, सामान्य धोबी के यहाँ नहीं होता, लेकिन वो जो होते हैं बड़े बड़े लॉन्ड्री वाले करते हैं। तो लॉन्ड्री वाले जो यूज करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं ड्राई क्लीनिंग करना। ठीक है जी। तो ड्राई क्लीनिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, NH4OH का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि एंटी एसिड के लिए कौन सा चीज यूज किया जाता है, कौन सी मटेरियल। तो बहुत तरह की दवाइयां हैं, जैसे जिंटेक हो गया, एसिलॉक हो गया, ये सब एंटी एसिड बनाने में यूज किया जाता है। सामान्यतः इनो जो होता है, इनो जिसको आप पानी में घोलते हो और आपकी एसिडिटी